हाँ जी बच्चे, आपकी जो पिछली क्लास थी ना, जो पहले क्लास वाले स्टूडेंट हैं, प्लीज लीव कर दीजिए इसको। इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स ही रहिए सिर्फ यहाँ पर। और ये माइक ऑफ कर लीजिए प्लीज अपना। वंदना। हाँ जी, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस हमने किया था। ऑर्डिनल यूटिलिटी क्या होती है? अभी हम सेकंड यूनिट पर है। मतलब हम हर यूनिट से एक क्वेश्चन करेंगे जो इम्पोर्टेंट रहेगा, एग्जाम ओरिएंटेड रहेगा आपका। तो इंडिफरेंस कर्व कर्व एनालिसिस के अंडर हम थे प्राइस लाइन क्या होती है, बजट लाइन। इस टॉपिक पर थे हम, कल हमने यहाँ पे छोड़ा था। हेलो, एक तो ये माइक ऑफ कीजिए प्लीज अपना। ये भी है। माइक ऑफ कीजिए प्लीज। अच्छा, ये क्या चाहिए, इसमें क्या काम आ सकता है आपको? बजट लाइन के बारे में पढ़ेंगे। बजट लाइन क्या है, या जिसको हम प्राइस लाइन भी बोलते हैं। आपको स्क्रीन विजिबल है? हाँ यस जी। मैम। यस मैम। यस मैम। बजट लाइन और प्राइस लाइन, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सेम ही चीज है ये, ठीक है, सेम ही कॉन्सेप्ट है ये। प्राइस लाइन क्या होती है कि जब हमारे पास एक कंज्यूमर है, जैसे सर ने बताया था कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के 3 पिलर हैं। फर्स्ट यूनिट में आप क्या करोगे, इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ोगे, इकोनॉमिक्स क्या है। सेकंड यूनिट में आप कंज्यूमर के बारे में पढ़ोगे कि कंज्यूमर कंज्यूमर है जो, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मेन पर्पस क्या होता है। थर्ड यूनिट में आप प्रोड्यूसर के बारे में पढ़ोगे, ठीक है। और फोर्थ में नेक्स्ट सेमेस्टर में आपके पास आएगा मार्केट। तो 3 पिलर होते हैं इकोनॉमिक्स के। हाँ जी। हेलो। 3 पिलर होते हैं इकोनॉमिक्स में, कंज्यूमर, प्रोड्यूसर एंड मार्केट। हम हैं अभी सेकेंड यूनिट पे। कंज्यूमर के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि कंज्यूमर मतलब डिमांड क्यों करता है। डिमांड के लिए भी फिर अलग अलग से कंसेप्ट दे रखे हैं, कार्डिनल, ऑर्डिनल और रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी है जो हमारे पास, ठीक है। अब ऑर्डिनल कार्डिनल यूटिलिटी हमने कर लिया था कि जो यूटिलिटी है उसको हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है। न्यूमेरिक नंबर्स में हम उसको मेजर कर सकते हैं। आज कल हमने ऑर्डिनल यूटिलिटी भी किया था। कार्डिनल यूटिलिटी की कुछ क्रिटिक्स थी, जिसके बेस पे फिर आगे एक नया कंसेप्ट डेवलप किया गया, ऑर्डिनल यूटिलिटी, जिसको हिक्स एलन इन्होंने डेवलप किया था। ऑर्डिनल यूटिलिटी में क्या था कि हम यूटिलिटी को मेजर नहीं कर सकते, हम यूटिलिटी को ऑर्डर वाइज रैंक कर सकते हैं, मतलब रैंक कर सकते हैं हम अपनी यूटिलिटी को। न्यूमेरिक नंबर्स में हम उसको काउंट नहीं कर सकते। ऑर्डिनल यूटिलिटी में ही हमने इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस पढ़ा था कि इंडिफरेंस कर्व क्या होता है। इंडिफरेंस कर्व दो गुड्स के डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को शो करता है, दो कमोडिटीज के। हेलो। यस मैम। जी मैम। हाँ जी, इकोनॉमिक्स के ही हो ना बच्चे? यस मैम। ओके ओके, एक सेकेंड। एक तो ये माइक ऑफ कर लीजिए प्लीज, जिसका भी माइक ऑन है ऑफ कर लीजिए। इन मतलब ऐसे बीच में डिस्टरबेंस क्रिएट होती है। तो हम इंडिफरेंस कर्व हमने पढ़ा था कि इंडिफरेंस कर्व क्या शो करता है। मैं जस्ट आपको एक ओवरव्यू दे रही हूँ जो हमने कल किया है पूरी सेकंड यूनिट में, ठीक है। इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, दो गुड्स के, दो कमोडिटीज के डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन को शो करता है, जिससे कंज्यूमर को सेम लेवल सेटिस्फेक्शन जो है मिलता है। फिर हमने इंडिफरेंस कर्व की कुछ एजम्पशंस की थी, जैसे कार्डिनल यूटिलिटी था वैसे ही ऑर्डिनल यूटिलिटी है। और जब ऑर्डिनल यूटिलिटी की बात आएगी तो उसमें इंडिफरेंस कर्व ही आएगा आपका, ठीक है। ऑर्डिनल यूटिलिटी आपकी इंडिफरेंस कर्व से शो होगी। हमने इंडिफरेंस कर्व की कुछ एजम्पशंस पढ़ी थी जो ऑर्डिनल यूटिलिटी की ही एजम्पशंस हैं, ठीक है। फिर उसके बाद थी प्रॉपर्टीज कि इंडिफरेंस कर्व कैसा होता है, लेफ्ट टू राइट होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, ठीक है।
यानी कि कंज्यूमर को क्या करना पड़ता है, अगर दो कमोडिटी हैं अगर कंज्यूमर के पास, तो वो क्या करता जाएगा, एक कमोडिटी की जो मात्रा है उसको बढ़ाता जाएगा और दूसरी की कम करता जाएगा, ठीक है। इस वजह से इंडिफरेंस कर्व आपका लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। सेकेंड इसकी प्रॉपर्टीज थी कि कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है। कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन का क्या रीजन था कि जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन है कंज्यूमर की, वो क्या होती है, डिक्रीजिंग वे में होती है, इसलिए इसका जो स्लोप है वो कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन होता है। एमआरएस है जो हमारी, वो डिमिनिशिंग होती है, इसी कारण इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन होता है। थर्ड था हमारे पास कि जो इंडिफरेंस कर्व है, अगर हमारे पास दो इंडिफरेंस कर्व होते हैं, वो ना तो कभी एक दूसरे को छूते हैं और ना ही काटते हैं, टच नहीं करते वो एक दूसरे को। क्यों? अगर वो एक दूसरे को टच करते हैं, कट करते हैं, तो इसका मतलब है कि हाई लेवल इंडिफरेंस कर्व पर भी कंज्यूमर को हायर सेटिस्फेक्शन नहीं मिली, वो उसी पॉइंट पे है, सेम लेवल ऑफ पॉइंट पर ही है वो दोनों इंडिफरेंस कर्व में, ठीक है। फोर्थ था हमारे पास कि जो हायर इंडिफरेंस कर्व होता है वो हायर लेवल सेटिस्फेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। जितना ज्यादा इंडिफरेंस कर्व हायर होगा उतनी ही जो है कंज्यूमर को मिलने वाली सेटिस्फेक्शन है वो ज्यादा होगी। फिफ्थ है कि इंडिफरेंस कर्व ना तो ओ एक्सिस को टच करते हैं और ना ही ओ वाई को टच करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर वो इनमें से एक भी ओ एक्सिस को टच कर लेते हैं तो इसका मतलब है कि कंज्यूमर सिर्फ एक कमोडिटी को लेना चाहता है, वो दूसरी कमोडिटी को रिजेक्ट करता है पूरे इसमें। जबकि इंडिफरेंस कर्व की जो डेफिनेशन है उसमें हमें ये देखने को मिलता है कि इंडिफरेंस कर्व टू कमोडिटीज के डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को रिप्रेजेंट करता है। यानी जब भी इंडिफरेंस कर्व की बात होगी तो ओ एक्स पर और ओ वाई एक्सिस पर, इन दोनों पर एक एक कमोडिटी का होना जरूरी है, ठीक है। सिक्स्थ था हमारे पास कि जो इंडिफरेंस कर्व हैं वो जरूरी नहीं है कि वो एक दूसरे के पैरेलल हो, मतलब ऐसे शेप देना कि इक्वल होंगे ये, जैसे IC1 है IC2 है, इनका इक्वल होना जरूरी नहीं है, ये ऊपर नीचे ऐसे हो सकते हैं, ठीक है। आज जो है हमारे पास, आज का जो हमारा कंसेप्ट है वो है बजट लाइन। बजट लाइन या इसको हम बोलेंगे प्राइस लाइन। बजट लाइन क्या होती है, इसके नाम से ही जैसे पता चल रहा है यहाँ पर कि बजट, जिसमें कि कंज्यूमर क्या करेगा, बजट लाइन क्या शो करेगी कि हाँ कंज्यूमर के पास दो गुड्स हैं, दो कमोडिटीज हैं और लिमिटेड इनकम है। उस लिमिटेड इनकम से वो दो कमोडिटीज के कौन कौन से कॉम्बिनेशंस को बाय कर सकता है, ये हमारी बजट लाइन शो करती है। जैसे ये डेफिनेशन है यहाँ पे कि बजट रेखा या कीमत रेखा क्या है, जो दो वस्तुओं के ऐसे संयोगों को प्रदर्शित करती है जिसे कंज्यूमर अपनी दी हुई इनकम पर और उनके दिए हुए प्राइजेस पर खरीद सकता है, ठीक है। ये ऐसे हमारी बजट लाइन होती है। ये आपको ग्राफ दिखाई दे रहा है इसमें स्क्रीन पर? हेलो, यस मैम। ये हमारी बजट लाइन है, जैसे ए बी है ये बजट लाइन है, और ये बीच में जो कॉम्बिनेशन है ACDE, ये कॉम्बिनेशन है। मान लो कंज्यूमर के पास 4 रुपए है, तो वो 4 रुपए में कितने एप्पल खरीद सकता है, कितने ऑरेंज खरीद सकता है, ये ACDEB, ये सारे कॉम्बिनेशन है कंज्यूमर के, ठीक है। ये होती है हमारी बजट लाइन। उसके बाद आपके पास सिलेबस में है कि बजट कंस्ट्रेंट क्या होता है। बजट कंस्ट्रेंट जो कि बजट लाइन से ही शो होता है। बजट लाइन क्या दिखा रही है आपका कि यही कि आपके पास लिमिटेड इनकम है, लिमिटेड इनकम से आप दो कमोडिटीज के कौन कौन से कॉम्बिनेशन खरीदोगे, ठीक है। यही क्या है, आपका बजट कंस्ट्रेंट है। यानी कि जो कंज्यूमर है उसकी इनकम ही यहाँ पर एक बजट कंस्ट्रेंट की तरह ट्रीट होगी, ठीक है। बजट कंस्ट्रेंट अलग से है आपके, उसमें आ सकता है 2 मार्क्स में कि बजट कंस्ट्रेंट क्या होता है। प्राइस लाइन ही बजट कंस्ट्रेंट को शो करती है। फिर उसके बाद आता है हमारे पास कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कैसे होगा। कल हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास कार्डिनल यूटिलिटी है उस टाइम पर कंज्यूमर कैसे इक्विलिब्रियम में होगा। हमने देखा था कि MUX इज इक्वल टू PX, ये कंडीशन थी आपकी इक्विलिब्रियम की। यानी कि जब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X गुड इज इक्वल टू प्राइस ऑफ X गुड होगी तभी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होगा। बट इन केस ऑफ ऑर्डिनरी यूटिलिटी इसमें क्या होगा कि 2 कंडीशन होती है कंज्यूमर की जब वो इक्विलिब्रियम में होगा। और मैंने आपको बताया था कि इक्विलिब्रियम एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें कंज्यूमर का जो बिहेवियर होता है वो न्यूट्रल होता है, यानी वो उसमें चेंज नहीं चाहता, वो उसी सिचुएशन में रहना चाहता है, ठीक है, इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में। तो ऑर्डिनल यूटिलिटी के अंदर क्या कंडीशन है, ये आ सकता है आपके पेपर में, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस वाला, और स्पेशली कंज्यूमर इक्विलिब्रियम थ्रू ऑर्डिनल यूटिलिटी, ठीक है। तो इसकी 2 कंडीशन होती है। सबसे पहले है
सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर जो कंडीशन है हमारी ये रहा हमारे पास, MRS x इज इक्वल टू MRS XY इज इक्वल टू MUX ओवर MUY इज इक्वल टू PX ओवर PY। क्योंकि इंडिफरेंस कर्व की बात है तो इंडिफरेंस कर्व दो कमोडिटीज को लेके चलता है, यानी कि MRS XY का मीनिंग है मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन ऑफ X गुड एंड Y गुड इज इक्वल टू MUX marginal utility of X divided by marginal utility of Y is equal to price of X good and price of Y good। जब ये कंडीशन आपकी होगी, ये है फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन, यानी ये कंडीशंस आपकी अपने आप में ही सफिशिएंट नहीं है। एक कंडीशन और होगी इसमें, दो कंडीशन के ऊपर काम करता है हमारा ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम ऑर्डिनल यूटिलिटी के अंदर। तो ये है फर्स्ट कंडीशन, MRS XY इज इक्वल टू MUX ओवर MUY इज इक्वल टू PX ओवर PY। ठीक है, सेकेंड कंडीशन क्या है कि जब हमारा इंडिफरेंस कर्व कन्वेक्स टू दी ओरिजिन होगा ना, ऐसे ओरिजिन की तरफ झुका हुआ, जैसे ये है, ये ग्रीन लाइन देख रहे हो आप, ग्रीन ब्लू और ये पर्पल कलर की लाइंस हैं जो, ठीक है। जब हमारा इंडिफरेंस कर्व कन्वेक्स टू दी ओरिजिन होगा तब एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होगा, यानी कि टू कंडीशन मस्ट है इसके लिए। फर्स्ट तो यही है MRS XY वाली है जो कंडीशन, और सेकंड है कि इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस है, मतलब इंडिफरेंस कर्व है जो उसका स्लोप है जो वो कन्वेक्स टू दी ओरिजिन होना चाहिए। समझ में आया? हेलो मैम रिपीट करना। देखो, ऑर्डिनल यूटिलिटी के अंदर हम कंज्यूमर कैसे इक्विलिब्रियम में होगा, ये क्वेश्चन बन सकता है आपके पास, ठीक है। तो जब ऑर्डिनल यूटिलिटी की बात आएगी तो इंडिफरेंस कर्व की बात आएगी। ऑर्डिनल यूटिलिटी IC कर्व से ही रिप्रेजेंट होती है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के लिए दो कंडीशन का फुलफिल होना जरूरी है, ठीक है। फर्स्ट है MRS XY, ये जो कंडीशन है जिसको मैंने हाईलाइट किया है, एक सेकेंड, ये वाली कंडीशन है जो, ठीक है। मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन ऑफ X गुड एंड Y गुड इज इक्वल टू MUX ओवर MUY। MUX आपको पता ही है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X, ठीक है। MUY यानी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ Y गुड एंड इज इक्वल टू प्राइस ऑफ X एंड प्राइस ऑफ Y, यानी कि दोनों गुड्स से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी और उन दोनों का प्राइस जब एक दूसरे के बराबर होगा तभी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होगा। ये है आपकी फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन है, हाँ जी हेलो, सेकेंड कंडीशन है हमारे पास कि जो इंडिफरेंस कर्व है वो कन्वेक्स टू दी ओरिजिन होगा। जैसे कि ये देखो, इस ग्राफ में हमारे पास OX पे एप्पल है, गुड X है, OY पे हमारे पास गुड Y है। ये देखो जो ग्रीन कलर की लाइन है, ठीक है, क्या यहाँ पे दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हुई हैं? इंडिफरेंस कर्व ने प्राइस लाइन को टच किया है यहाँ पे? नो मैम, नो मैम। और जो ऊपर है लाइन पर्पल कलर की, उसने टच किया? नो मैम। जो आपका MRS XY है वो किससे रिप्रेजेंट हुआ है यहाँ पे? जो इसमें ब्लू कलर की है मैम। इंडिफरेंस कर्व से हुआ है Yes, क्योंकि ma'am. डाउनवर्ड स्लोपिंग है। और PX ओवर PY इसको कौन रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे? आपकी बजट लाइन। बजट लाइन क्या दिखा रही है? आपका प्राइस, Yes, ma'am. ठीक है। जब आपका इंडिफरेंस कर्व बजट लाइन को टच कर देगा ना, उस पॉइंट पे आप कंज्यूमर, मतलब एक कंज्यूमर जो है इक्विलिब्रियम में होगा, ठीक है। जैसे ये ब्लू कलर की लाइन है, ये देखो E पॉइंट पर, यहाँ पे Yes, ma'am. दोनों कंडीशन फुलफिल है, ठीक है। इस सिचुएशन में एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होगा। समझ में आया? Yes, ma'am. ठीक है। अब आगे चलते हैं कि अगला टॉपिक है हमारे पास कि बजट लाइन या प्राइस लाइन में शिफ्ट कैसे होता है, ठीक है। फर्स्ट आता है कि चेंज इन इनकम। अगर कंज्यूमर की इनकम चेंज हो जाती है तो बजट लाइन शिफ्ट कर जाएगी, ठीक है। जैसे कि ये AB ग्राफ दिख रहा है आपको स्क्रीन पे? हेलो, Yes, ma'am. ये जो AB प्राइस लाइन है, ये AB बजट लाइन या प्राइस लाइन आप इसको बोल सकते हो, ये AB इनिशियल बजट लाइन है शुरू में। मान लो कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाती है, कंज्यूमर की इनकम बढ़ने पर बजट लाइन शिफ्ट होकर A' और B' हो जाएगी। समझ में आया? Yes, ma'am. ठीक है। तो कंज्यूमर की इनकम बढ़ेगी तो बजट लाइन ऊपर की तरफ शिफ्ट होगी, और जब कंज्यूमर की इनकम कम होगी तो बजट लाइन नीचे की तरफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, प्लीज इसको ध्यान में रखना क्योंकि आगे कंफ्यूजिंग पार्ट आएगा इस टॉपिक का, ठीक है। ये है इनकम के केस में कि जब आपकी इनकम इंक्रीज और डिक्रीज हुई है तो बजट लाइन ऊपर या नीचे शिफ्ट हुई है। अब आता है कि गुड्स के केस में, मान लो जो कॉमोडिटीज है ना,
उनका प्राइस चेंज हो जाता है, ठीक है। कॉमोडिटी का प्राइस, इनकम नहीं, कॉमोडिटी का प्राइस। जब एक कॉमोडिटी का प्राइस कम होगा, कम होने पर, सॉरी, जब दोनों कॉमोडिटीज का प्राइस कम होगा तो कम होने पर आपकी बजट लाइन ऊपर की तरफ शिफ्ट होगी। प्लीज इसको नोट कर लीजिएगा, इसको गलत मत करना। जब इनकम के अकॉर्डिंग बजट लाइन शिफ्ट होती है तो वो ऊपर की तरफ शिफ्ट होती है, ठीक है। मान लो इनकम बढ़ी तो बजट लाइन ऊपर शिफ्ट हो गई। बट जब दो कॉमोडिटीज का प्राइस चेंज होगा, इनकम के कम होने पर बजट लाइन आपकी ऊपर शिफ्ट होगी और इनकम के बढ़ने पर बजट लाइन आपकी नीचे की तरफ शिफ्ट होगी। जो ऊपर पहले फर्स्ट केस था ना, उसका उल्टा होगा इसमें। जैसे मान लो शुरू में हमारी जो कॉमोडिटी का प्राइस है, प्राइस लाइन है हमारी ए बी है। अब दोनों कॉमोडिटीज का प्राइस कम हो जाता है। कम होने पर ए बी जो लाइन है, ए बी प्राइस लाइन है, वो शिफ्ट होकर ए डैश बी डैश हो जाएगी। समझ में आया? यस मैम। हेलो? यस मैम। जब दोनों कॉमोडिटीज का प्राइस कम होगा ना तो वो ऊपर की तरफ शिफ्ट होगी प्राइस लाइन, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। ओके और जब दोनों कॉमोडिटीज का प्राइस बढ़ेगा तो वो नीचे की तरफ शिफ्ट होगी, यानी कि इसमें रिवर्स होगा। इनकम बढ़ने भी तो ऊपर शिफ्ट हुई थी लाइन, बट कॉमोडिटीज का प्राइस बढ़ने पर ना नीचे की तरफ लाइन शिफ्ट होगी। समझ में आया? यस मैम। अब चलते हैं थर्ड केस। ये बोलते हैं कि मान लो एक ही गुड का प्राइस चेंज होता है, ठीक है। अब ये एप्पल है, ये आपको लाइंस दिख रही हैं, ए बी लाइन है, जो ये डार्क वाली, डार्क ग्रीन है या डार्क ब्लू है, जो भी है ये। फिर है ए डैश बी डैश, और फिर है ये स्काई ब्लू वाली लाइन, ठीक है। इसमें देखो, इस केस में क्या है, ये बोलते हैं कि अगर मान लो एक कॉमोडिटी का प्राइस चेंज होता है, दूसरी कॉमोडिटी का प्राइस और कंज्यूमर की इनकम वो क्या रहती है, फिक्स रहती है, कांस्टेंट रहती है, ठीक है। अब ये देखो जो नीचे की तरफ है, यानी कि नीचे की तरफ ये चेंज हो रहा है, ये यहाँ पे चौड़ा चौड़ा सा है थोड़ा एप्पल की तरफ, इसका मतलब कि एप्पल का प्राइस इंक्रीज और डिक्रीज हुआ है, समझे। ओ एक्स पे आपकी गुड है एप्पल, गुड एक्स है कॉमोडिटी आपकी। तो मान लो पहले ए भी हमारे पास प्राइस लाइन है। अब ऑरेंज की जो प्राइस है वो तो कांस्टेंट रहती है, कंज्यूमर की इनकम भी कांस्टेंट है, बट एप्पल का जो प्राइस है ना वो कम हो जाता है। एप्पल के प्राइस के कम होने से आपकी प्राइस लाइन ए बी से ए बी डैश हो जाएगी, ठीक है। और एप्पल का प्राइस बढ़ने से आपकी प्राइस लाइन ए और ये बी डबल डैश, ठीक है, ओरिजिन की तरफ ऐसे शिफ्ट होगी। समझ में आया? यस मैम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। इनकम का अलग से शिफ्ट करना है और प्राइजेस के चेंजेस होने पे अलग से शिफ्ट होगा। इसको थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना आज इसकी, कि कैसे शिफ्टिंग होती है, ठीक है। ध्यान में रखना इस चीज को। उसके बाद आता है कि डेरिवेशन कैसे करते हैं डिमांड कर्व की हम इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस से। अब देखो ऐसे बनेगा हमारा इंडिफरेंस कर्व पूरा। प्राइस लाइन, सॉरी, प्राइस कंजप्शन अगर हमें दिखाना है, ये इन्होंने इनकम कंजप्शन लिख रखा है, ये थोड़ा गलत है, यहाँ पे पीपीसी आएगा, प्राइस कंजप्शन आएगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर इनकम नहीं है, यहाँ पे हमारे पास दोनों कमोडिटीज का प्राइस है। तो इस डायग्राम में क्या है, मान लो गुड एप्पल है, ठीक है, एप्पल कमोडिटी है। इसके फर्स्ट उसमें क्या है, ए बी हमारे पास प्राइस लाइन। अब एप्पल का प्राइस जो है कम हो जाता है गिर के, एप्पल का प्राइस कम हुआ है तो कंज्यूमर की रियल इनकम क्या हुई है? रियल इनकम का पता है आपको? हेलो? यस मैम। रियल इनकम का पता है, रियल इनकम क्या होती है? मैम। जब भी किसी कॉमोडिटी का प्राइस गिरता है तो आप मान लो अगर एप्पल पहले 100 रुपए किलो थे, अब वो 50 रुपए किलो हो जाते हैं। पहले तो आप 100 रुपए में सिर्फ 1 kg खरीद रहे थे, ठीक है, अब वो कम हो गया, उसका जो प्राइस था 50 रुपए हो गया। अब क्या करोगे आप, 100 रुपए में कितने 2 kg खरीद पाओगे? आपने कॉमोडिटी थी जो, उसकी क्वांटिटी इंक्रीज कर दी, ठीक है। यानी कि कंज्यूमर की रियल इनकम बढ़ी है प्राइस के गिरने पर, और जब कंज्यूमर की रियल इनकम बढ़ती है तो वो ज्यादा कॉमोडिटी खरीदता है। समझ में आया? ओके मैम। ठीक है। मान लो शुरू में प्राइस लाइन ए बी है, एप्पल की हम सिर्फ एप्पल की क्वांटिटी में ही चेंज करेंगे, एप्पल के प्राइस में चेंज करेंगे, ऑरेंज को अभी हम कांस्टेंट मानते हैं, ठीक है। एक कॉमोडिटी के केस में की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। अब क्या होता है कि एप्पल का प्राइस गिर जाता है, एप्पल के प्राइस के गिरने से बजट, जो ये प्राइस लाइन है आपकी, या जिसको बजट लाइन भी बोलते हैं, ये शिफ्ट होगी ऊपर की तरफ, ए से
ए बी डैश, ठीक है। अब ए बी डैश पे जब शिफ्ट हुई है तो कंज्यूमर ने कितनी क्वांटिटी खरीदी है, पहले तो वो E1 पे x1, जब E1 इक्विलिब्रियम पॉइंट है तो वो x1 क्वांटिटी उसने खरीदी थी एप्पल की। अब जैसे ही प्राइस गिरा तो उसने x2 खरीदा, ठीक है, वो हायर इंडिफरेंस कर्व पे चला गया। हायर इंडिफरेंस कर्व मीन्स हायर सेटिस्फेक्शन लेवल, ठीक है। फिर उसके बाद मान लो और प्राइस गिर जाता है कमोडिटी का, एप्पल का, अब क्या होगा, प्राइस लाइन और आगे की तरफ शिफ्ट होगी प्राइस गिरने पर। अब कंज्यूमर और ज्यादा हायर इंडिफरेंस कर्व पे चला जाएगा और जो कमोडिटी है उसकी भी वो ज्यादा मात्रा खरीदेगा, यानी x1 से वो x3 पर शिफ्ट होगा। समझ में आया? यस मैम। ठीक है। इसी के कोरस्पोंडेंस आप क्या करोगे, जो ये लाइंस है ना x1 x2 x3, ठीक है, इसको आप ऐसे नीचे ड्रॉ करके ना इसी के कोरस्पोंडेंस आप डिमांड कर्व बना दोगे। समझ में आया? ऊपर से ये जो लाइन है ना x1 x2 x3, इसके कोरस्पोंडेंस ही इसको आप नीचे तक ले आएंगे लाइंस को, ठीक है, और इसी से आप डिमांड कर्व दोनों कमोडिटीज का ड्रॉ कर दोगे, सॉरी एक कमोडिटी का, ठीक है। एक तरफ आप प्राइस ले लेंगे, ये देखो P1 P2 P3, जैसे पहले P1 प्राइस था तो उसने कंज्यूमर ने x1 खरीदा कमोडिटी, ठीक है। P2 प्राइस हुआ गिर के तो उसने क्या किया, ज्यादा एप्पल खरीदे x2, फिर P3 और गिर गया प्राइस उस एप्पल का तो उसने x3 क्वांटिटी खरीदी एप्पल की। समझ में आया? यस ठीक है, ये था आपका इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। और इसको हम प्राइस, जब हम इस लाइन को जोड़ देंगे इन पॉइंट्स को E1 E2 E3, जो ये लाइन हम इसमें इसके बीच में से निकाल लेंगे, ये बनेगा हमारे पास प्राइस कंजप्शन कर्व। ये इनकम कंजप्शन कर्व गलत लिख रखा है, इसको ठीक कर लेना PDF में। ये है आपका प्राइस कंजप्शन कर्व, ठीक है। अब हमने डिमांड कर्व भी ड्रॉ कर लिया। अब हमारे पास इसमें एक केस और आता है, आपने मतलब इस चैप्टर में है प्राइस इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट। प्राइस इफेक्ट क्या है, प्राइसेस जैसा इसके नाम से ही पता चल रहा है, प्राइस इफेक्ट यानी कि प्राइसेस में चेंज होने से जो कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम में चेंज आएगा, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट यानी कि सब्स्टिट्यूशन गुड्स की प्राइसेस, सब्स्टिट्यूशन जो गुड्स हैं इसकी जब प्राइसेस चेंज होंगे ना तो उससे जो इंडिफरेंस कर्व में चेंज आएगा। थर्ड है फिर इनकम इफेक्ट, यानी कंज्यूमर की इनकम चेंज होने से जो इंडिफरेंस कर्व है इसमें जो चेंजेस आएंगे वो इनकम इफेक्ट कहलाएगा, ठीक है। अब हमारे पास ये केस आता है, शुरू में जो प्राइस लाइन है वो AB है, मान लो जो एप्पल है उसका जो प्राइस है वो कम हो जाता है। अब प्राइस के कम होने से क्या होगा, AB जो प्राइस लाइन है वो शिफ्ट हो जाएगी ऊपर की तरफ A to B डैश, ठीक है। A to B डैश शिफ्ट होने पर आपका जो इंडिफरेंस कर्व होगा वो भी IC, मतलब जो कंज्यूमर है वो हायर इंडिफरेंस में चला जाएगा, यानी E1 पॉइंट से वो कहाँ जाएगा, E3 पॉइंट पे जाएगा, ठीक है। तो शुरू में तो उसने x1 क्वांटिटी खरीदी, अब जब वो हायर इंडिफरेंस कर्व पे गया है तो यहाँ पे क्या हुआ है, x3 उसने क्वांटिटी खरीदी है। x3 क्वांटिटी क्यों खरीदी है, क्योंकि कंज्यूमर की रियल इनकम इंक्रीज हुई है, ठीक है। अब हमारे पास हिक्स और स्लट्सकी का अप्रोच आता है, यहाँ पे हिक्स ने दिया है ना इंडिफरेंस कर्व, यस मैम। कंसेप्ट है ना ये। तो हिक्स क्या बोलते हैं कि जब कंज्यूमर की इनकम बढ़ी है, जो रियल इनकम बढ़ी है, अगर हम उससे वो इनकम ले ले वापस, ठीक है, कंज्यूमर से उसकी रियल इनकम वापस ले ली जाए, बट वो क्या हो कि जो पहले वाली सिचुएशन थी ना उसकी, वो उससे भी बेटर सिचुएशन में हो उस टाइम पर भी। अगर उससे हम रियल इनकम ले लेंगे तो वो पहली सिचुएशन से भी अच्छी सिचुएशन में हो, तो उस टाइम पे कंज्यूमर कैसे इक्विलिब्रियम में होगा ये हिक्स ने हमें बताया है। जैसे कि पहले कंज्यूमर E1 पॉइंट पर इक्विलिब्रियम, ठीक है, कमोडिटी का प्राइस कम होने पर वो A डैश B डैश लाइन शिफ्ट हुई है तो वो E3 पे चला गया। E1 से E3 पर जाना ये क्या दिखाता है, आपका प्राइस इफेक्ट शो करता है। E1 टू E3, E1 टू E3 क्या है, प्राइस इफेक्ट है। और ये जो रेड कलर की लाइन है ना, आपको ये रेड कलर की लाइन डैश डैश है जो, ये आपकी रियल इनकम की लाइन है। हिक्स बोलता है कि जो कंज्यूमर की रियल इनकम बढ़ी है ना वो उससे वापस ले लो, ठीक है। और मतलब उसकी सिचुएशन ऐसी हो कि इनकम वापस लेने पर भी वो पहले से अच्छी सिचुएशन में ही रही। जब हम उससे उसकी इनकम वापस ले लेंगे ना तो ये इनकम लाइन ड्रॉ होगी आपकी, ये डैश डैश वाली है जो रेड कलर की, ठीक है।
इस पे कंज्यूमर E2 पॉइंट पर क्या होगा, इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में होगा। तो E2 और E3, ये देखो इसमें तीनों में डिफरेंशिएट करना है आपको। E2 और E3 हमारे पास क्या है, इनकम इफेक्ट है। E1 टू E3 यानी जब प्राइस पहले E1 था, सॉरी पहले ए भी प्राइस लाइन थी, तो प्राइस ये हमारा कंज्यूमर E1 पॉइंट पर इक्विलिब्रियम में था। जब प्राइस लाइन शिफ्ट हो गई तो कंज्यूमर E3 पॉइंट पे चला गया। तो E1 टू E3 आपका प्राइस इफेक्ट है, ठीक है। फिर हमने कंज्यूमर से उसकी रियल इनकम वापस ले ली, तो वो E2 पॉइंट पर आ गया। अब रियल इनकम वापस ली है E2 से E3, ये हमारा इनकम इफेक्ट है, जिसको हम आय प्रभाव भी बोलेंगे। और प्रतिस्थापन प्रभाव क्या होगा यहाँ पे, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। E1 टू E2 यानी E1 E2 हमारे पास क्या है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है। समझ में आया? यस मैम। ये बहुत Yes, तगड़ा ma'am. कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान से करना। और ये डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। ओके। ये हिग्स का अप्रोच है। हिग्स ने बताया है कि कैसे हम इंडिफरेंस कर्व के थ्रू प्राइस इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट को सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। E1 टू E3 हमारा प्राइस इफेक्ट है, E2 से E3 हमारा इनकम इफेक्ट है, और E1 से E2 जब कंज्यूमर गया है तो हमारा ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है, ठीक है। ये आपका कंसेप्ट भाई यहीं पे खत्म होता है। अब हम चलते हैं थर्ड यूनिट पर। थर्ड यूनिट पर मैंने पहले ही बताया था 3 पिलर हैं इकोनॉमिक्स के, माइक्रो इकोनॉमिक्स के, कंज्यूमर, प्रोड्यूसर एंड मार्केट। कंज्यूमर हमने कंप्लीट कर लिया है, और आज हम पढ़ेंगे प्रोड्यूसर के बारे में, जो हमारी थर्ड यूनिट है, ठीक है। अब इसमें प्रोड्यूसर की बात होगी, कंज्यूमर की बात नहीं होगी यहाँ पर। चलो, सबसे पहले आता है प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है। मैम सॉरी टू से इंटरप्टिंग यू, बस मैम मैं ये पूछ रही थी कि आप मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो है वो कब करवाओगे? मैक्रो इकोनॉमिक्स, यस मैम। मैक्रो इकोनॉमिक्स का पूछना पड़ेगा अभी डिपार्टमेंट में, शायद उसकी क्लास कोई और लेगा आपकी। मैम उसमें वो टाइमिंग तो यही दिखा रखी है, और तो यही क्लासेस चल रही है, उसके अलावा और कुछ है नहीं क्योंकि अभी ना शेड्यूल नहीं आया होगा, जैसे आपकी ये क्लासेस थी ना 1 जनवरी से यस स्टार्ट यस होनी थी, ये पोस्टपोन हो गई थी शायद। अच्छा ओके उसमें भी ऐसा ही हुआ हो, मैक्रो में भी। अब ओके मैम आपकी ओके ये जो माइक्रो की थी ना 1 जनवरी से स्टार्ट होनी थी, फिर ये 7 जनवरी से स्टार्ट हुई है आपकी classes। ओके मैम हाँ ओके जी, मैम। ऐसे ही ना उसका शेड्यूल सॉरी आएगा। मैम इंटरप्टिंग यू, आप कंटिन्यू कर लो मैम। थैंक यू। ओके ओके। हाँ जी, पहले आप ये बताइए कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज का पता है आपको? आपने +1 +2 में भी ये इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी। यस मैम। कौन कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है हमारे पास? पहले तो कितनी होती हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ये बता दो इकोनॉमिक्स में। अच्छा, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कितने होते हैं? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, 4। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कितने होते हैं इकोनॉमिक्स में? उत्पादन के साधन कितने होते हैं? 4 मैम। 4 होते हैं। कौन कौन से? उत्पादन, श्रम, पूंजी, भूमि। ओके। फिर इकोनॉमिक एक्टिविटीज कितनी है हमारे पास? बताओ। ये नहीं पढ़ा आपने? कंजप्शन, प्रोडक्शन, एक्सचेंज, सॉरी डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सचेंज, यही तो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं। अब हमने कंजप्शन का तो पढ़ लिया, आज हम आए हैं प्रोडक्शन पर। प्रोडक्शन भी तो इकोनॉमिक एक्टिविटी है ना। यस मैम। प्रोडक्शन का मीनिंग क्या होता है? कुछ क्रिएट करना, यस मैम। डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन से जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनका यूज करके कुछ क्रिएट करना, कुछ नई कमोडिटी डेवलप करना, वही तो प्रोडक्शन है, ठीक है। सबसे पहले आपको प्रोडक्शन का मीनिंग पता होना चाहिए कि प्रोडक्शन क्या होता है। उसके बाद हमारे पास आएगा प्रोडक्शन फंक्शन, ठीक है। प्रोडक्शन फंक्शन क्या शो करता है? प्रोडक्शन फंक्शन जो है टेक्निकल रिलेशनशिप को शो करता है। किन चीजों का टेक्निकल रिलेशनशिप? उत्पादन की मात्रा और उत्पादन के साधनों की मात्रा, यानी कि हम डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का यूज करके उत्पादन की जो मात्रा प्रोड्यूस कर सकते हैं ना, उसको प्रोडक्शन फंक्शन शो करता है। प्रोडक्शन इज द फंक्शन ऑफ, जैसे ये y है, y को हम यहाँ पर आउटपुट लेंगे। आउटपुट किसका फंक्शन है? लेबर, कैपिटल और लैंड। यहाँ पर लैंड है आपका, ठीक है।
लेबर, कैपिटल और लैंड, इससे मिलकर हम इसका यूज करके, इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का यूज करके हम कुछ नया प्रोड्यूस करते हैं, हमारे पास कुछ आउटपुट आता है। ठीक है, टाइम पीरियड का पता है? पहले टाइम पीरियड पढ़ा होगा +1 +2 में। इकोनॉमिक्स में बात होती है शॉर्ट रन, लॉन्ग रन। यस मैम, पढ़ा था। शॉर्ट रन क्या होता है फिर? शॉर्ट में जिसमें आप एक जल्दी से जल्दी साधन बदल सकते हैं, मतलब कम बदल सकते हैं ना, जैसे श्रम को बदल सकते हैं। टाइम टाइम बहुत कम होता है कुछ भी चेंज करने के लिए ना, एक प्रोड्यूसर के पास बहुत कम टाइम होता है। और फिर उसमें जो, काल में मैम ज्यादा समय लगता है किसी चीज को चेंज करने में, मशीनें हो गई जिसमें। हाँ हाँ हाँ, तो जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं ना, वो कुछ फिक्स होते हैं और कुछ वेरिएबल होते हैं इसमें, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन शॉर्ट रन में। और लॉन्ग रन में क्या होगा कि प्रोड्यूसर के पास बहुत ज्यादा टाइम है, वो कुछ भी चेंज कर सकता है, चाहे वो पूरा प्लांट मतलब दोबारा से इंस्टॉल कर सकता है, जिस लैंड पर उसकी जो फैक्ट्री है उसको चेंज कर सकता है, यानी बहुत टाइम है प्रोड्यूसर के पास। उसमें जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं ना, वो सारे के सारे वेरिएबल होते हैं। ठीक है, यस वेरी मैम। करते हैं वो टाइम के साथ। वही फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है हमारे पास ये क्या बोलेंगे इसको, लैंड, लेबर। अल्पकाल, दीर्घकाल। हाँ, अल्पकाल और दीर्घकाल, इसको हिंदी में बोलेंगे। अल्पकाल समय की वह अवधि है जिसमें कि उत्पादन के कम से कम कुछ साधन फिक्स होते हैं, स्थिर रहते हैं, और कुछ क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं। ठीक है, तो फिर जब हमारे पास शॉर्ट रन में हमारे पास कुछ जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फिक्स हैं, कुछ वेरिएबल है। फॉर एग्जांपल, आप खेती करते हो, शॉर्ट रन की बात कर रहे हैं, अभी लॉन्ग रन की बात नहीं है। हमारे पास जो लैंड है वो लिमिटेड है। ठीक है, ठीक है, लैंड हमारे पास क्या है, फिक्स है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है भूमि। और वेरिएबल फैक्टर कौन सा है उस पे काम करने वाला फिर? लेबर, श्रम मैम, श्रमिक, लेबर, श्रम। ठीक लेबर है, मैम। तो अब आप शॉर्ट रन में क्या करोगे, लैंड को तो आप इंक्रीज नहीं कर सकते, आपको प्रोडक्शन करना है, लैंड को तो आप इंक्रीज नहीं कर सकते। आउटपुट इंक्रीज करने के लिए आपको क्या बढ़ाना पड़ेगा फिर? लेबर आपको मैम। लेबर को इंक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे आपका वन फैक्टर वेरिएबल होगा, और सॉरी वन फैक्टर आपका वेरी करेगा, और जो दूसरा फैक्टर है वो कांस्टेंट रहेगा। और आप एक फिक्स फैक्टर और एक वेरिएबल है जो आपका जो सॉरी वेरी करने वाला फैक्टर है, उन दोनों का यूज करके प्रोडक्शन करोगे। लॉन्ग रन में आपके पास बहुत टाइम होता है, सभी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है आपके चेंजेबल होते हैं, चेंज कर सकते हो आप इसको बिल्कुल भी। ठीक है, और प्रोड्यूसर के पास अच्छा खासा टाइम होता है, टेक्नोलॉजी को भी आप एडॉप्ट कर सकते हो। तो ये लॉन्ग रन है। फिर उसके बाद आता है कि जब आप शॉर्ट रन में प्रोडक्शन करते हो, तो शॉर्ट रन में प्रोडक्शन, इसको चाहे आप शॉर्ट रन में लगा लो या लॉन्ग रन में लगा लो, जो आउटपुट है, जो प्रोडक्ट है, वो कितने टाइप का होता है आपके पास शॉर्ट रन में? सबसे पहले आता है टोटल प्रोडक्ट, फिर आता है एवरेज प्रोडक्ट, और थर्ड आता है मार्जिनल प्रोडक्ट। कल हमने क्या किया था, टोटल यूटिलिटी, ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी, ये किया था ना हमने। आज हमारे पास है टोटल प्रोडक्ट, यानी कि शॉर्ट रन में आप कितना टोटल प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हो, आपने एवरेज प्रोडक्ट कितना प्रोड्यूस किया, और आपका मार्जिनल प्रोडक्ट कितना है। ये तीन कंसेप्ट आपके पास प्रोडक्शन में आएंगे। टोटल प्रोडक्ट क्या होता है कि आपने फिक्स फैक्टर के साथ जो वेरिएबल फैक्टर है उसका यूज करके कुल कितना उत्पादन किया है। ठीक है, कितने, मान लो आपने शॉर्ट रन में टोटल कितने पेन बनाए हैं एक कंपनी ने, टोटल की बात कर रही हूँ मैं। ओके। एक लेबर यूज करके ना, या 10 लेबर यूज करके उसने कितने पेन बनाए हैं शॉर्ट रन में, 15 दिन के अंदर 10 लेबर ने काम किया, उन्होंने कितने पेन बनाए। ठीक है, टोटल। फिर आता है कि एवरेज प्रोडक्ट, यानी कि पर वर्कर उसने पर कितनी पर यूनिट आपने मतलब प्रोड्यूस की है, एक वर्कर ने कितने पेन बनाए हैं 15 दिन में भी। समझ में आया यस एवरेज मैम। प्रोडक्ट क्या है? फिर Yes, आते हैं ma'am. मार्जिनल प्रोडक्ट, यानी कि आपने 15 दिन में, आपके पास शॉर्ट रन है, 15 दिन में आपको मान लो 500 पेन्स बनाने हैं। ठीक है, आपके पास 10 लेबर है, 10 लेबर ने 500 पेन बना दिए 15 दिन में। अगर आप 11वां लेबर लगाते हो, ठीक है, एक आप 11वीं लेबर को आप हायर करते हो, उसके हायर करने से जो टोटल प्रोडक्शन में चेंज आएगा ना, वो जितने पेन बनाएगा वो आपका मार्जिनल प्रोडक्ट है। समझ में आया? मैम वापिस से रिपीट करना। देखो, टीपी तो टोटल प्रोडक्ट तो है कि आपने शॉर्ट रन में कुल कितना उत्पादन किया, कितनी यूनिट्स आपने प्रोड्यूस की हैं टोटल आपकी लेबर ने। ठीक है, क्योंकि आपके पास यहाँ पे लेबर ही है फिक्स फैक्टर के साथ जिसको आप चेंज कर सकते हो।
एवरेज है कि उस लेबर ने पर यूनिट कितना प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया है। एक लेबर ने कितने पेन बनाए हैं 15 दिन में, ठीक है। अगर 10 थे ना तो एक ने कितने बनाए हैं। फिर आते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट। मान लो 10 थे आपके पास, आपने 11वां लेबर हायर कर लिया, एक एडिशनल लेबर आपने लगा ली। उस एडिशनल लेबर के लगाने से ही ना जो प्रोडक्शन में चेंज आएगा, टोटल प्रोडक्शन में, या प्रोडक्शन कम होगा या प्रोडक्शन बढ़ेगा, वो क्या है आपका मार्जिनल प्रोडक्ट है, ठीक है। यस मैम। उत्पादन में जो परिवर्तन आएगा ना एक एडिशनल लेबर को भी यूज करने से, वो आपका मार्जिनल प्रोडक्ट है। अब आता है हमारे पास लॉज ऑफ प्रोडक्शन। लॉज ऑफ प्रोडक्शन हमें क्या दिखाते हैं कि एक प्रोड्यूसर कौन से डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स को यूज करके, डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजी को यूज करके वो प्रोडक्शन प्रोसेस में हेल्प करता है, मतलब कमोडिटीज को प्रोड्यूस करता है। लॉज ये दिखाते हैं कि एक प्रोड्यूसर को किस टाइप से प्रोडक्शन करना चाहिए, ठीक है। प्रोडक्शन कैसे हो सकता है, या तो आप फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनकी मात्रा को इंक्रीज कर दो, या आप नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर लो, ठीक है। इस टाइप से आपका प्रोडक्शन होता है। अब लॉज जो है प्रोडक्शन के 2 लॉज है हमारे पास, उत्पादन के 2 नियम हैं। सबसे पहले हैं रिटर्न्स टू फैक्टर एंड रिटर्न्स टू स्केल। रिटर्न्स टू फैक्टर है ये आपका हमेशा शॉर्ट रन में ही एप्लीकेबल होगा, और रिटर्न्स टू स्केल आपका लॉन्ग रन में एप्लीकेबल होगा। स्केल का मीनिंग क्या होता है इकोनॉमिक्स में, कुछ पता है स्केल का मीनिंग क्या होता है? हेलो, यस मैम। स्केल का मीनिंग क्या होगा इकोनॉमिक्स में? पैमाने के प्रतिफल है, रिटर्न्स टू स्केल है, बताओ। और ये लॉन्ग रन में एप्लीकेबल होगा, ये जो उत्पादन का नियम है, लॉ ऑफ प्रोडक्शन है। स्केल का क्या मीनिंग है इकोनॉमिक्स में? ये स्केल वो मेजरमेंट वाला स्केल नहीं है इकोनॉमिक्स में। स्केल का मीनिंग है आपके प्लांट का साइज, समझ रहे हो? यस। आप प्लांट को जब इंक्रीज और डिक्रीज करते हो ना, उससे प्रोडक्शन में क्या उसका मतलब चेंज देखने को मिलेगा। वो मैंने यहाँ पे बोला है कि जो रिटर्न्स टू स्केल है वो लॉन्ग रन में ही एप्लीकेबल होगा, क्योंकि लॉन्ग रन में प्रोड्यूसर के पास बहुत सारा टाइम है, वो चेंज कर सकता है अपने प्लांट को, तो यहाँ पर तो रिटर्न्स टू स्केल एप्लीकेबल होगा। और शॉर्ट रन में आपका एप्लीकेबल होगा रिटर्न्स टू फैक्टर। समझ में आया? यस मैम। Yes, ma'am. इस यूनिट में से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज लॉ ऑफ वेरिएबल, लॉ ऑफ वेरिएबल ऑफ प्रोपोर्शन, ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें रिटर्न्स टू फैक्टर का हम पढ़ते हैं, जो कि शॉर्ट रन में एप्लीकेबल होगा। रिटर्न्स टू फैक्टर का मीनिंग है कि जब एक जो प्रोड्यूसर है वो उत्पादन की तकनीक, यानी कि आपकी टेक्नोलॉजी कांस्टेंट है, आपके कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी कांस्टेंट है, आपका सिर्फ केवल एक ही फैक्टर वेरी करता है, आप उसका यूज करके प्रोडक्शन को कैसे इंक्रीज करोगे, वो रिटर्न्स टू फैक्टर बताता है, ठीक है। जब हम टेक्नोलॉजी उत्पादन की तकनीक के स्थिर रहने पर और अन्य साधनों के स्थिर रहने पर, जब एक प्रोड्यूसर जो है, जब जो उत्पादक है वो उत्पादन करेगा, तो पहले तो हमारा उत्पादन बढ़ती हुई मात्रा में बढ़ेगा, कुल उत्पादन सॉरी, पहले तो हमारा टोटल प्रोडक्ट बढ़ती हुई मात्रा में बढ़ेगा, फिर वो क्या होगा, कांस्टेंट, बढ़ती दर से बढ़ेगा, और फिर उसके बाद वो डिमिनिशिंग होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। रिटर्न्स टू फैक्टर के अंदर आपका ये आएगा कि जब जो प्रोड्यूसर है वो फिक्स फैक्टर के साथ वेरिएबल फैक्टर को यूज करता जाता है कांस्टेंट टेक्नोलॉजी के साथ, तो सबसे पहले तो उत्पादन बढ़ती हुई अवस्था में बढ़ेगा, सॉरी टोटल उत्पादन, टोटल प्रोडक्ट हमारा इंक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा, फिर वो कांस्टेंट होगा एंड देन वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये 3 स्टेजेस हैं, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर, कांस्टेंट रिटर्न्स टू फैक्टर। इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर में हमारा जो टीपी है वो बढ़ती हुई दर से बढ़ता है, कांस्टेंट रिटर्न्स टू फैक्टर में जो टीपी है वो कांस्टेंट हो जाता है और मैक्सिमम हो जाता है उस सिचुएशन में, और डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर में हमारा टीपी कम होना शुरू हो जाता है। समझ में आया? Yes, ma'am. हेलो, यस मैम। समझ में आया ये? Yes, ma'am. यस मैम। टोटल प्रोडक्ट के साथ जोड़ देना इसको, ठीक है। अब आ गया आपका लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, घटते बढ़ते अनुपात का नियम। ये भी रिटर्न्स टू फैक्टर की ही तरह है,
जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है ये शॉर्ट रन में एप्लीकेबल होता है, और इसका भी वही मीनिंग है कि परिवर्तनशील साधन की जब इकाई लगाने से उत्पादन में वृद्धि होगी ना, तो वो क्या है, एक टाइम तक तो आपका टोटल प्रोडक्ट बढ़ता है, बट कुछ टाइम के बाद जो है, जब आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा यूज होंगे, रॉ मटेरियल आप ज्यादा यूज करोगे, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि लेबर ढंग से काम नहीं कर पाएगी। ठीक है, लेबर होगी या फिर आपकी कैपिटल होगी, जो मशीन्स हैं, वो अच्छे से काम नहीं कर पाएगी, और उसके बाद क्या होगा, मतलब लेबर लेजर आराम करना पसंद करेगी, तब क्या होगा, आपका जो प्रोडक्शन है ना वो कम होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसकी कुछ एजम्पशंस हैं कि सबसे पहले तो यही है, जो आपका फैक्टर है, एक फैक्टर सिर्फ वेरी करना चाहिए आपका, बाकी सारे कांस्टेंट होने चाहिए। ठीक है, सेकंड है कि जो ये आपका चेंजेबल फैक्टर है ना, इसकी जो सारी यूनिट्स हैं वो इक्वल होनी चाहिए, समान रूप से, यानी अगर आपने लेबर लगाई है ना, तो वो इक्वली स्किल्ड होनी चाहिए। ये नहीं है कि किसी को ज्यादा आता है किसी को कम आता है, उसके जो यूनिट्स है ना वो होमोजीनियस होनी चाहिए। थर्ड आता है कि जो उत्पादन की टेक्निक है, प्रोडक्शन करने की टेक्निक है, उसमें कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए। और फोर्थ आता है कि हम डिफरेंट डिफरेंट प्रोपोर्शन में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज कर सकते हैं। जैसे कि इसने एग्जांपल भी दिया है कि 2 हेक्टेयर भूमि पर खेती करने के लिए हम 1 लेबर का यूज भी कर सकते हैं, उसी 2 हेक्टेयर पर खेती करने के लिए हम 4 लेबर का यूज भी कर सकते हैं। ये इसकी एजम्पशन है, ये आपको लिखनी पड़ेंगी अगर एग्जाम में आता है। जब भी कोई लॉ आएगा ना इकोनॉमिक्स का, तो उसकी एजम्पशन आपने जरूर लिखनी है एग्जाम में। ठीक है, वो डायरेक्ट स्टार्ट नहीं करना, पहले उसका इंट्रो देना है, फिर एक डेफिनेशन आएगी, किसी भी फेमस इकोनॉमिक्स की आप डेफिनेशन दे सकते हो, और फिर वो लॉ शुरू होगा, उसकी एजम्पशन आएंगी, देन उसका डायग्राम आएगा, उसकी आप एक्सप्लेनेशन करोगे। समझ में आया? यस मैम। ठीक है, अब आता ही इसकी एक्सप्लेनेशन आ गई है इस लॉ की। आप ये टेबल बना सकते हो, अगर क्वेश्चन आ गया ना पेपर में, 16 मार्क्स का आता है या 14 मार्क्स का, आपके पास कुछ पता है? मैम 12th क्लास में तो 6 नंबर का आया था। अब नहीं आएगा ना, 12th में आता था। अब तो 16 या 14 का आएगा आपके पास, 14 का ही आएगा शायद, 80 मार्क्स का है, पता नहीं 16 का आ जाए, कुछ नहीं कह सकते। तो अगर 16 नंबर का ये क्वेश्चन आता है ना, तो आपको इसमें ढंग से बताना पड़ेगा कि प्रोडक्शन क्या होता है, फिर लॉ बता देना उसके कौन कौन से हैं, फिर जिस लॉ के बारे में पूछा जाएगा उसके बारे में बताना है, उसकी एजम्पशन बतानी है, और अगर आप ग्राफ भी बनाते हो प्लस टेबल भी बनाते हो तो अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। बस व्याख्या करती हूँ। ठीक है, अगर ग्राफ भी बना देते हो ना तब भी अच्छे नंबर मिल जाएंगे, पर जो ग्राफ है वो नीट एंड क्लीन होना चाहिए और एग्जामिनर को समझ में आना चाहिए वो कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये आपका भाई ये वो है, आपके पास टेबल है, इसमें दिखा रखा है, ये लैंड है आपकी फिक्स है जो 111, ये लेबर है 1 2 3, क्योंकि ये वेरिएबल है, सॉरी चेंजेबल फैक्टर है। फिर उसके बाद ये आपका टोटल है कि अगर आप एक लैंड पर आप 1 लेबर लगाते हो तो टीपी कितना इंक्रीज होता है, एमपी कितना है। ठीक है, आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। एमपी कैसे निकलेगा, टीपीएन -1। ठीक है, शुरू में तो ये 2 ही रहेगा, 5 में से 2 गए 3, ठीक है, 9 में से 5 गए 4, ऐसे पिछली यूनिट्स में से ना आप नेक्स्ट जो अगली यूनिट में से नेक्स्ट जो पिछली यूनिट है उसको आप माइनस करते जाओगे। 12 में से 9 गए 4, 14 में से 12 गए 3, ठीक है, 15 में से 14 गए 14 में से 12 गए 2, 15 में से 14 गए 1। आप ऐसे एमपी को काउंट करोगे। फिर एपी कैसे आएगा, टीपी ओवर क्यू। ठीक है, इसको कर सकते हो आप, एपी आपका हाँ ऐसे ही निकलेगा, टीपी ओवर क्यू। टीपी एमपी माइनस करना मैम इसमें। हाँ ऐसे कर सकते हो। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेज है आपकी, ये सेकंड स्टेज है, थर्ड स्टेज है प्रोडक्शन की। इसमें आपको बताना होता है कि कौन सी स्टेज बेस्ट है प्रोड्यूसर के लिए, फर्स्ट सेकंड या थर्ड। ठीक है, ये है आपकी स्टेज फर्स्ट सेकंड और थर्ड। इसमें देखो, इसमें रिलेशनशिप है, ये आपका एवरेज प्रोडक्ट है नीचे डार्क ब्लू लाइन, लाइट ब्लू लाइन है जो एमपी है आपकी। शुरू में आपका प्रोडक्शन क्या होता है, जैसे जैसे आप प्रोडक्शन को बढ़ाते हो, इंक्रीज करते हो फिक्स फैक्टर के साथ, जो आपका चेंजेबल फैक्टर है उसको आप यूज करते हो, तो पहले तो टीपी आपका इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ेगा, ई पॉइंट तक इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ेगा, ई से एफ तक वो डिक्रीजिंग रेट पे बढ़ेगा। ये फर्स्ट स्टेज है आपकी। ठीक है, ई से एफ वो डिक्रीजिंग रेट पे बढ़ेगा, एफ से जी तक क्या होगा वो मैक्सिमम होगा,
और फिर जी के बाद वो डिमिनिशिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। जब टीपी इस रेट पे बढ़ा है तो एपी और एमपी की क्या सिचुएशन होगी इस टाइम पे? इसमें क्या होगा, जैसे ही आपका टीपी बढ़ेगा आपका एपी भी बढ़ेगा, और एपी फर्स्ट स्टेज में आपका मैक्सिमम हो जाएगा ए ये पॉइंट पर, जीरो होगा ना। सॉरी एमपी, एमपी आपका मैक्सिमम हो जाएगा ए पॉइंट पर, और ऐसे ही आपका एपी भी इंक्रीज होगा। देखो एमपी और एपी किससे मिलकर बना है? टीपी से बना है, टीपी से ही कैलकुलेट करते हैं ना एमपी यस और मैम। एपी। जब टीपी इंक्रीज हुआ तो ये दोनों इंक्रीज हुए, ठीक है, बट ये दोनों इससे पहले ही ये मैक्सिमम हो गए। देखो एमपी हो गया ए पॉइंट पर मैक्सिमम, टीपी हुआ है, सॉरी एपी हुआ है आपका बी पॉइंट पर मैक्सिमम, बट जैसे ही टीपी ने डिक्रीज करना शुरू किया आपका एपी भी डिक्रीज होगा, और आपका एमपी तो डिक्रीज होकर नेगेटिव में चला जाएगा, जीरो से नीचे आ जाएगा। ध्यान रखना है एवरेज प्रोडक्ट कभी भी नेगेटिव नहीं होता, ठीक है, मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव होता है, एवरेज प्रोडक्ट कभी भी नेगेटिव नहीं होता। और इसमें आपको बताना है कि आपकी बेस्ट स्टेज कौन सी है प्रोडक्शन करने की, कौन सी है इसमें से बेस्ट स्टेज बताओ? टीपी में थर्ड। फर्स्ट, सेकंड या थर्ड? थर्ड में तो लॉस पे चले जाएंगे। सेकंड। सेकंड, यस मैम। ओके। यहाँ बढ़िया ये तो माइनस हो गया जी का थर्ड। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं अब आइसोक्वांट कर्व एनालिसिस। आइसोक्वांट जो इंडिफरेंस कर्व की तरह दिखता है, ये है आइसोक्वांट, ये दिखा आईक्यू, इंडिफरेंस कर्व जैसा ही है ना, ये आईसी जैसा यस मैम। ग्राफ में दिख रहा है ये आईक्यू, बट डिफरेंस क्या है दोनों में, आइसोक्वांट में और इंडिफरेंस में डिफरेंस क्या है बताओ? अगर आपने पढ़ा होगा कल, मेरे पीछे से रिवाइज किया होगा, अगर ढंग से बताओ क्या डिफरेंस है दोनों में? देखो इंडिफरेंस कर्व में था दो कॉमोडिटीज, कॉमोडिटी लेते थे ना हम, ओ एक्स पे ओ वाई पे कॉमोडिटी लेते थे, यहाँ पर एप्पल थे, यहाँ पे ऑरेंजेस थे। आइसोक्वांट में क्या है, यहाँ पे हमारे पास टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, यानी कि दो, मतलब उत्पादन के दो साधनों का इस्तेमाल करके हम उत्पादन की जो डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन, किसी गुड के जो डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन हम बना सकते हैं ना, वो आइसोक्वांट कर्व शो करते हैं। मान लो आपने एक घड़ी बनानी है, एक घड़ी में आप क्या कर सकते हो, 90 यूनिट तो आप कैपिटल के लगा सकते हो, 10 आप लेबर लगा सकते हो, वो एक कॉम्बिनेशन बन गया। ऐसे ही आपने 60 कैपिटल लगाई, 20 आपने लेबर लगाई घड़ी को बनाने में, ठीक है, 40 आपने कैपिटल लगाई, 30 आपने लेबर लगाई, यानी कि आप घड़ी को बनाने के लिए, एक कमोडिटी को बनाने के लिए जो आप दो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है ना, जिनके डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन आप यूज कर रहे हो, कभी आप कैपिटल को इंक्रीज कर रहे हो, लेबर को कम कर रहे हो, कैपिटल को डिक्रीज किया, लेबर को इंक्रीज किया, ठीक है, इसको जो शो करता है ना वो आइसोक्वांट शो करता है। आइसोक्वांट को हम बोलते हैं सम उत्पाद वक्र, यानी कि समान मात्रा दिखाने वाला, समझ रहे हो? यस मैम। ठीक है, अब जो आइसोक्वांट है ना, इसकी भी कुछ एजम्पशन है। आइसोक्वांट क्या मान के चलता है कि सिर्फ दो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, उत्पादन के केवल दो ही साधन होंगे, टेक्नोलॉजी आपकी कांस्टेंट रहेगी, टेक्निक में कोई भी चेंज नहीं आना चाहिए प्रोडक्शन के दौरान, ठीक है, जो उत्पादन के साधन है ना वो डिविजिबल है। हेलो, यस मैम। हाँ जी, कुछ पूछना है बीच में? हेलो, चलो ठीक है, डिविजिबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो डिविजिबल है, साधन विभाज्य है। साधन विभाज्य का क्या मीनिंग है कि आपके पास जो दो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है ना, आप उनको छोटे छोटे यूनिट्स में यूज कर सकते हो, ठीक है, आप एक लेबर भी यूज कर सकते हो, दो लेबर भी यूज कर सकते हो, एक मशीन को चलाने में कर सकते हो ना, एक लेबर भी उस मशीन को चला सकता है, ऐसे दो लेबर भी चला सकते हैं उस मशीन को, यानी जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो डिविजिबल है, आप उनको डिवाइड कर सकते हो। थर्ड आता है कि तकनीकी प्रतिस्थापन की संभावना। अब मैंने आपको बताया था जो इंडिफरेंस कर्व है ना, उसका स्लोप होता है MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का क्या मीनिंग है, सीमांत प्रतिस्थापन की दर। पर जो आइसोक्वांट है, आइसोक्वांट क्यों डाउनवर्ड स्लोपिंग है, ये क्यों कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन है भाई, ये देखो जीरो की तरफ ये झुका हुआ है, ये क्यों है, इसका क्या रीजन है? यहाँ पर आएगा आपका मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन,
ठीक है। जो टेक्निकल सब्सटीट्यूशन यानी जो आप टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो ना, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन का मीनिंग है कि आप जब प्रोडक्शन कर रहे हो तो आप एक फैक्टर को ज्यादा यूज कर रहे हो, दूसरे फैक्टर को कम यूज कर रहे हो, ठीक है। ऐसे ही फिर जब सेकंड यूनिट बनाओगे तो तब क्या करोगे आप, जैसे आपने फर्स्ट यूनिट बनाई, आपने एक घड़ी बनाई, आपने उस टाइम ज्यादा कैपिटल यूज की, फिर आपने कम लेबर यूज किया, सेकंड घड़ी बनाई, ऐसे ही फिर आप क्या करोगे, फिर उससे कम लेबर यूज करोगे, कैपिटल उतनी है, थर्ड बनाओगे तो फिर मतलब फिर आप लेबर कम यूज करोगे, यानी आप कैपिटल की यूनिट्स को तो इंक्रीज करते जाओगे, लेबर की यूनिट्स को आप कम करते जाओगे। इस वजह से जो इसका स्लोप है वो घटता हुआ होगा, वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा आइसोक्वांट, ठीक है। ये जो IQ है ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा, क्योंकि यहाँ पे मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन क्या है, डिमिनिशिंग है। ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ये भी 2 मार्क्स में आ सकता है कि मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन क्या होता है, ठीक है। ये होता है भी हमारा आइसोक्वांट। इंडिफरेंस कर्व जैसा है, बस डिफरेंस ये है कि वहां पर 2 कोमोडिटीज होती हैं, OY पर और OX अक्ष पर। यहाँ पर हमारे पास 2 फैक्टरों का है, लेबर एंड कैपिटल, है उस जैसा ही, प्रॉपर्टीज भी उस जैसी है। देखो कि जो आइसोक्वांट है उनका ढलान कैसा होता है, ऊपर से नीचे की ओर होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। ऐसी है ना डाउनवर्ड स्लोपिंग, पॉजिटिव तो नहीं है, ये सीधी लाइन तो नहीं है, ऐसे घटता हुआ है ना, ये ऐसे कम 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 होता जा रहा है, देखो, ठीक है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। सेकंड है कि कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन होते हैं, यानी कि ओरिजिन की तरफ झुके हुए होते हैं, वही प्रॉपर्टीज है। थर्ड है कि एक दूसरे को टच नहीं करते, कभी ना काटते हैं एक दूसरे को, देखो इंडिफरेंस कर्व की तरह, और एक दूसरे के पैरेलल होना भी इनका जरूरी नहीं है कि समानांतर होंगे। ये आ गया भी क्वेश्चन, ये आ सकता है आपके पास ऐसे आइसोक्वांट पूछ के ना, ये डिफरेंस पूछ सकते हैं आपसे कि आइसोक्वांट और इंडिफरेंस कर्व के बीच में क्या अंतर होता है। ये देखो, इंडिफरेंस कर्व 2 वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को दिखाता है जिससे कंज्यूमर को समान संतुष्टि मिलती है। इसके विपरीत जो आइसोक्वांट है वो 2 साधनों के विभिन्न संयोगों को प्रकट करता है जिससे कि एक प्रोड्यूसर को समान उत्पादन प्राप्त होता है, यानी कि प्रोड्यूसर को सेटिस्फेक्शन मिलती है, प्रॉफिट मैक्सिमाइज होता है उसका। फिर सेकंड आता है कि सम उत्पादन जो है उत्पादन के समान स्तर को प्रकट करता है, और जो इंडिफरेंस कर्व है वो सेटिस्फेक्शन, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। फिर आता है कि सम उत्पाद वक्र परिवर्तनशील साधनों के संयोग को प्रकट करता है, और जबकि IC कर्व है वो वस्तुओं के यानी कमोडिटीज के संयोगों को दिखाता है। फोर्थ है हमारे पास कि सम उत्पादन वक्रों में आर्थिक और अनार्थिक क्षेत्रों का यानी कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज का हमें पता चलता है, जबकि एक कंज्यूमर के केस में इंडिफरेंस कर्व से हमें ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता कि इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी होगी, ठीक है। मतलब कितना क्या एरिया है प्रोडक्शन का, कहाँ तक वो प्रोडक्शन जा सकता है, कंज्यूमर के सिचुएशन में हमें ऐसा नहीं पता चलता। फिर आता है कि जो इनका जो ये है ना इंडिफरेंस कर्व का जो स्लोप है वो होता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, और जबकि IQ जो आइसोक्वांट का स्लोप है वो होता है मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन, ठीक है। ये आ गई आपकी रिज लाइंस। रिज लाइंस आपकी इकोनॉमिक, हम कह सकते हैं इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट है। ये जो DEFABC ये जो पॉइंट्स है ना, इसी एरिया के अंडर जो है एक प्रोड्यूसर अपनी कमोडिटी को प्रोड्यूस कर सकता है। रिज लाइंस हम इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, 1 मिनट, रिज लाइंस हिंदी में दिख रहा है आपको यहाँ पे कहीं कुछ, रिज लाइंस ही बोलते हैं उसको हिंदी में भी। ये बाउंड्री होती है प्रोडक्शन की, ठीक है, कि कहाँ तक अगर इससे बाहर जाएगा ना, D पॉइंट से DEF इससे ऊपर जाएगा ना प्रोड्यूसर, तो यहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्ट 0 होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। मार्जिनल प्रोडक्ट 0 होगा तो प्रोड्यूसर को कोई बेनिफिट नहीं होगा, कोई प्रॉफिट मैक्सिमाइज नहीं होगा उसका। तो DEFABC इसके अंडर ही उसको प्रोडक्शन करना पड़ेगा, ये रिज लाइंस है आपकी। फिर आता है आइसोकोस्ट लाइन, वही है। इंडिफरेंस कर्व के मामले में हमारे पास प्राइस लाइन था, और आइसोक्वांट के मामले में हमारे पास आइसोकोस्ट लाइन है। आइसोकोस्ट लाइन की हमारे पास एक मतलब कोस्ट दे रखी है उत्पादन की, ठीक है। उस कोस्ट को मतलब उत्पादन के उन विभिन्न संयोगों को व्यक्त करती है ये, जहाँ पे समान कोस्ट होती है। जो आप घड़ी बनाओगे उसकी कोस्ट समान ही आएगी, चाहे आप कैपिटल यूज करो चाहे आप लेबर यूज करो, समान कोस्ट यानी इक्वल कोस्ट को दिखाने वाली लाइन को हम आइसोकोस्ट लाइन बोलते हैं,
ये ABCDEF, ये डिफरेंट कॉम्बिनेशन है लेबर और कैपिटल की। यहाँ पर इक्वल ही कॉस्ट है, चाहे आप लेबर लगा लो चाहे आप कैपिटल लगा लो। ठीक है, यस। ओके। ये कल देखते हैं न्यूनतम लागत संयोग। मैं अटेंडेंस का लिंक शेयर करती हूँ आपको। कुछ किसी को कुछ पूछना हो? नो मैम। स्टडी मटेरियल मिला आपको? यस मैम। सर्च किया है हिंदी मीडियम वालों ने? यस मैम, आप तो ठीक है। ये नहीं। PDF डाउनलोड कर लेना हिंदी मीडियम वालों, इसमें वो है सिलेबस के अकॉर्डिंग है सारे टॉपिक, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना, यही पढ़ना है बस। और अगर बुक लेते हो फिर बुक में से आपको देखना पड़ेगा कि मतलब सिलेबस के अकॉर्डिंग लेना पड़ेगा उसमें से। ठीक है, ठीक है मैम। ये अटेंडेंस फॉर्म फिल कर देना। किसी को कुछ पूछना हो? सुमित, सैनी, संजू, इकोनॉमिक्स से हो बच्चे आप? हेलो, यस मैम। इकोनॉमिक्स से हो? यस मैम। आपने 2 दिन क्लास क्यों नहीं लगाई? लगाई थी मैम कल भी। और सुमित आप? कितने स्टूडेंट आज टोटल? ठीक है, ये अटेंडेंस फॉर्म फिल कर देना भाई, अटेंडेंस पहुंचेगी आपकी डिस्टेंस डिपार्टमेंट में, डिस्टेंस एजुकेशन में, तभी आपकी असेसमेंट लग पाएगी ना। ये फिल कर देना, ठीक है? ठीक है। और कल मिलते हैं ठीक नई है। यूनिट के साथ। ठीक है, कंप्यूटर की क्लास लगी थी क्या? लगी थी बन। हिंदी क्लास लग गई क्या आज? लगी थी। हेलो, हिंदी क्लास लग गई क्या आज? लगी थी। अच्छा, क्यों राज तो लॉग इन को नहीं आज मीट पे इंडिया टाइम पर तो। हिंदी क्लास सैटरडे संडे को भी लगेगी। संडे को? सैटरडे और संडे दोनों को। सिलेबस ज्यादा है हिंदी का। हाँ हाँ। आज क्या करवाया हिंदी वाले मैम ने? सूरदास। अच्छा, ठीक। भाई की सब लिंक है तो भाई लिंक भेजिए ठंडा सारा।
भेजिए भाई। आ गया।